हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे जो कि मैथ पेडागॉजी से संबंधित है। तो ये सेशन भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट। इसके पहले दो पेपर डिस्कशन हो चुके हैं जो कि 2019 और 18 में पूछे गए हैं, और ये उसी का नेक्स्ट पार्ट तीसरा है जिसमें 2016 के मैथ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं शुक्रवार के दिन कितना समय लिया गया इसका, रेलगाड़ी कितना समय लेती है चलने में, पहले उसको निकालते हैं। तो शुक्रवार के दिन लगा समय तो बता रहा 13:15 पर चली, यानी ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि इसमें से पूरे दिन जो है 24 घंटे का समय होता है, तो 24 में से इसको घटा देंगे 13 को, 13:15, तो ये आपका आ जाएगा 10 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अब शनिवार का ज्ञात कर लेते हैं। तो शनिवार में कहा गया कि 7:30 पर पहुंची शनिवार को, तो 12 बजे के बाद 7:30 यानी कि 7.5 घंटा इसने लिया। ठीक है, तो समय जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा 10:45 प्लस 7:30, ये जोड़ने पर आपका आ जाएगा 18:15, यानी कि 18 घंटा 15 मिनट समय टोटल लगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया ऑप्शन कि 5 घंटे की सेकंडों की संख्या बराबर है, या फिर 6 घंटे की सेकंडों की संख्या के बराबर है, या फिर 8 घंटे के, या फिर 4 घंटे की। ये क्वेश्चन बताना है। अब इसमें दिया गया है 15 दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर, तो पहले 15 दिनों में मिनटों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पहले 24 से इसमें गुणा करेंगे, फिर मिनट की संख्या ज्ञात के लिए इसमें 60 से और गुणा करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल मिनट, इसको गुणा कर लेंगे, तो अब गुणा करने पर फाइनल आपका आएगा 216 टेबल। ठीक है, 30,600 मिनट आपका 15 दिन में आ गया। अब ये कह रहा है ये किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है, तो इसमें से अब निकालेंगे। ए पार्ट अगर लेंगे तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 × 60 और × 60। ठीक है, क्योंकि घंटा है तो सेकंड में तब्दील करना, तो 2 बार 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये फाइनल आपका आ जाएगा 5 × 30 और 6 18,000, तो ये आपका आ जाएगा 18,000 सेकंड। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ से ये पार्ट जो है वो नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 6 घंटे को देखेंगे, तो 6 × 60, तो आपका ये फाइनल आ जाएगा 36। ठीक है, ये आपका आ जाए 21,600 मिनट। तो बी पार्ट जो 6 घंटे दिया है वो इसके बराबर हो जाएगा 21,600 मिनट के, तो ऑप्शन इसमें आपका बी पार्ट ही सही हो जाएगा, 6 घंटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर और है 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। आगे है इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर का जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो अब हमें ज्ञात करना है बोतलों की संख्या इसमें। ठीक है, दो
जूस के अलग अलग मात्रा दिए गए हैं, दोनों को मिलाया गया। उसके बाद फिर एक बोतल का जो है आयतन दिया गया कि उसमें कितना आता है, ठीक है। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि टोटल बोतल इसमें कितने लगेंगे इतने जूस को भरने में। चलिए पहले हम क्या करेंगे, मिश्रण में जूस की कुल मात्रा ज्ञात कर लेंगे कि कितना है। तो टोटल निकालेंगे, कुल मात्रा इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 लीटर इंटू 286 मिलीलीटर दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे लीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0.286 लीटर, ठीक है। तो इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो 15.286 लीटर हो जाएगा। ये 1000 से भाग कर देंगे तो ये मिलीलीटर जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे 19 लीटर 714 मिलीलीटर, तो ये लीटर में आ जाएगा 19.714 लीटर, ठीक है। अगला है आपका, यही दो थे, दोनों मिश्रण को मिलाया गया, तो इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे दोनों को तो आपका आ जाएगा 35.00। फाइनल आपका 35 लीटर का मिश्रण आ गया टोटल। अब कह रहा है कि 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग जब किया गया तो उसके बाद कितना मिश्रण बचा, ठीक है। क्योंकि उसमें लिखा है कि इतना लीटर जो जूस प्रयोग में लाया गया, तो उसको इसमें से घटा देंगे 35 में से। तो 12 लीटर जो प्रयोग किया गया इसमें से घटाएंगे 12.750 लीटर, तो माइनस करेंगे इसको, तो ये फाइनल आपका आ जाएगा मिश्रण 22.250 लीटर बचेगा, ठीक है। अब दिया गया कि प्रत्येक बोतल में 250 ml यानी कि मिलीलीटर जूस आता है, तो बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। और हमारे पास टोटल मिश्रण जो है वो 22.25 लीटर है। इसको हम क्या करेंगे मिलीलीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो बोतल के आयतन दिया गया है वो मिलीलीटर में दिया गया है। तो टोटल जो 22.25 लीटर है, इसको हम जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22,250 लीटर टोटल आ जाएगा, ठीक है। 1000 से क्यों गुणा करेंगे, ये मिलीलीटर में आएगा यहाँ पे, क्योंकि मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब ये फाइनल आ गया। अब क्या करेंगे, बोतलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो बोतलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितना मिश्रण आया है आपका फाइनल, उसमें से 250 से भाग कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से इसको भाग करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 89 बोतलों की आवश्यकता होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है। इस तरीके से इसको निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें जो है पहले तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है 2/3। टोटल लड़के कितने हैं 360, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 360 का 2/3 निकाल लेंगे, यानी कि 2/3 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 240, ठीक है। इसके बाद अब लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। लड़के कितने हैं टोटल, जब 240 लड़कियां हैं तो लड़के इसमें से घटा देंगे 360 में से, तो आपका फाइनल आ जाएगा 120 टोटल लड़के हैं। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। खिलाड़ी लड़कों की संख्या, खिलाड़ी लड़के, तो 120 टोटल लड़के हैं, तो इनमें से क्या करेंगे 3/4 यानी कि 3/4 से गुणा कर देंगे तो आपको खिलाड़ी लड़कों की संख्या फाइनल आ जाएगी 90, ठीक है, 90 हो जाएगी। और हमें बताना है कि जो वो लड़कों की संख्या बताना है जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो 120 टोटल लड़कों में 90 लड़के खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कितने लड़के नहीं हैं ये बताना है। तो इसमें से क्या करेंगे हम 120 में से 90 को घटा देंगे, तो आपका जो लड़के खिलाड़ी नहीं है उनका मान पता चल जाएगा, यानी कि 30 लड़के जो हैं वो खिलाड़ी नहीं है, और यही हमें बताना था। तो आंसर जो इसमें 30 सही हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने ₹8,076 का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है ये बताना है, ठीक है।
इतने में खरीदा था 49,553 में, और 8,076 का नगद भुगतान किया था। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो पहले देखते हैं कि शेष रकम कितना बचा। तो शेष रकम निकालेंगे तो 49,553 माइनस जितना उसने नगद दिया था 8,076 को घटा देंगे तो आपका फाइनल शेष रकम आ जाएगा 41,477। इसके बाद अब इसको, ये जो फाइनल रकम आया इसको 37 किस्तों में बराबर बांटना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, ये 41,477 रुपये जो है इसको 37 से भाग कर देंगे, वही प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। तो इसको भाग करने पर आपका फाइनल आएगा 1121 रुपये, जो कि ये पार्ट में दिया गया 1,121 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 603 गुणे 28 इक्वल टू 63 गुणे 4 और गुणे इसके बाद डैश लगा है, रिक्त स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 और जहाँ पे डैश लगा वहाँ पे x लिख देते हैं। मान लीजिए x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 603 गुणे 28 और ये 63 गुणे 4 जो है इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि गुणे में है। अब इसको फाइनल कैंसिल कर लेंगे तो 4 से 7 बार जाएगा, ठीक है, ये 7 जो है 9 बार जाएगा और ये 9 से 4 6 7, ठीक है। तो x मान आ गया फाइनल 47। ये 9 6 बार जाएगा, यहाँ पे 9 6 54, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। आपका फाइनल मान आ जाएगा 67, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था। फाइनल मान 67 आ जाएगा, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 200 और 400 के बीच में 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड के बराबर किसके बराबर, ठीक है। 30 45 और 60 के बीच का सबसे छोटा जो है और इसके बाद 15 24 और 45 का सबसे बड़ा, इसको दोनों को भाग करना है, जो आएगा उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 30 45 60 का छोटा सार्वगुणज आपका हो जाएगा, इसका निकाल लेंगे एलसीएम पहले, वही जो आएगा वही छोटा सार्वगुणज हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे इसका 3 2 3 19 6 12 5 60 3 180, फाइनल 180 आ जाएगा, ठीक है। यही सबसे छोटा सार्वगुणज है जो कि 200 और 400 के बीच नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको 200 और 400 के बीच में लाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 360। तो 200 और 400 के बीच का जो गुणन होगा वही सबसे छोटा सार्वगुणन होगा, ये 30 45 और 60 का, तो 360 आ जाएगा फाइनल। इसके बाद हमें निकालना है 15 24 और 45, ठीक है। 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कह रहा है निकालने के लिए। तो इन तीनों का सबसे बड़ा मासा हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको इसमें भाग दिया गया है 360 और 3 में भाग का निशान है, ये देखिए। तो इसको भाग कर देंगे तो 360/3 कर देंगे, आपका फाइनल आ जाएगा 90। यही आपका आंसर हो जाएगा 90। अगर ये 200 और 400 के बीच का जो कंडीशन न दिया होता तो 45 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज 180 होता, जो कि ये आया है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि 200 और 400 के बीच का ही सबसे छोटा लेना है, तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उसमें से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा किया तो 360 आएगा, तो 200 400 के बीच है इसलिए इसको ले लिया। अगर नहीं आता तो फिर इसको 3 से गुणा करते 180 को, अगर उससे भी नहीं आता तो 4 से गुणा करते, जब तक आना जब तक गुणा करते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है। तो इसका आंसर आपका फाइनल आ जाएगा ये पार्ट 90। एक संख्या 100 के आधे की छोटी है
100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल कितना होगा, ये बताना है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं वो संख्या x है, माना संख्या x है। तो अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं क्या कह रहा है। x जो है वो 100 के आधे से छोटी यानी 100/2 से आधे छोटी है और ये इसके बाद हो जाएगा आपका फाइनल 100 को भाग तो x लेस देन 50, ठीक है। 100/2 तो 50 आ जाए। अब चूंकि 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है तो अर्थात 40 से ज़्यादा और 50 से ये छोटा होगा। इस तरीके से ये कंडीशन बता रहा है प्रश्न के अनुसार, ठीक है, कि x जो मैंने माना हुआ है संख्या वो 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। तो यानी कि 50 और 40 के बीच में वो संख्या कोई भी होगी। अब मान लिया इकाई का अंक बराबर होगा a, तब दहाई का अंक क्या होगा, इधर मान लेते हैं, माना इकाई का अंक जो है वो a है, तब दहाई कितना होगा, दहाई होगा a+1। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दिया गया कि दहाई के अंक से 1 कम है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो, इसलिए दहाई का मान a+1 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो a+a+1, ठीक है, यह आपका 7 के बराबर दिया गया, ठीक है, 7, क्योंकि अंकों का योग 7 है यदि संख्या के अंकों का योग, तो यहाँ पर जोड़ेंगे दहाई इकाई के अंक का, वो बराबर 7 कर देंगे। तो यहाँ से आपका 2a+1 उधर जाएगा तो 7 - 1 हो जाएगा, फाइनल आपका आ जाएगा 2a बराबर 6, ठीक है, 7 में से 1 गए 6। अब a का मान आ गया आपका 3, तो a का मान जब 3 आ गया तो दहाई इकाई हो गया 3, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है। तो संख्या आपकी कितनी आ गई, अब यहाँ से संख्या हम ज्ञात करेंगे तो संख्या आ जाएगी आपकी 3, 4 और 3, ठीक है, 4 दहाई 3 इकाई, तो 43 संख्या आ गई फाइनल, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें संख्या नहीं ज्ञात करना है, संख्या तो निकालना है, अब संख्या के गुणनफल ज्ञात करना है कि संख्या का गुणनफल उनके अंकों का गुणनफल कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो 43 आया तो अंक जो है 4 और 3 है, तो 4 और 3 का गुणा जो होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका 12 आएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको, वहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में कितना अंतर है, ठीक है। इस तरीके से स्थानीय मान और अंकित मान में एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, हर पेपर में मिला। अभी जो पिछला मैंने 2 करा उसमें भी स्थानीय मान और अंकित मान से संबंधित है और इसमें भी था, तो आने की संभावना, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि इसको हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान इसमें निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 5 जो है वो 2 अंक के बाद में है लेफ्ट से, तो आपका हो जाएगा 5 × 100, ठीक है। 5 के संख्या जो संख्या उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उनमें क्या करेंगे, उतने 0 से गुणा कर देंगे, तो वो स्थानीय मान उस अंक का पता चल जाता है। तो यहाँ 2 अंक हैं 5 के बाद, तो 100 से गुणा करेंगे तो आपका स्थानीय मान आ जाएगा 500, ठीक है। अब 7 का अंकित मान निकाल लेंगे। तो अंकित मान वही वैल्यू हो जाएगी जो है, तो यानी कि 7 हो जाएगा। ये पूछा गया है कि अब अंतर इन दोनों का पूछा गया, अंतर मतलब इनमें से इसको घटा देंगे, 500 में से 7 को घटा देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 493। आंसर आपका सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन, लेकिन हर पेपर में पूछा गया तो आने की प्रबल संभावना, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3028 30,028 इक्वल टू 28 इकाई 28,000 प्लस डैश कितने दहाई, तब रिक्त स्थान पर इस स्थान पर बताना कि कितनी संख्या होगी, ठीक है। तो 28 इकाई है, तो इकाई है इसलिए 28 को 1 से गुणा कर देंगे। इसके बाद 28,000 है तो 28 को 1000 से गुणा कर देंगे।
फिर मान लीजिए कि x दहाई है, तब 30,028 इक्वल टू आपका हो जाएगा 28 गुणे 1, 28 गुणे 1 प्लस 28 गुणे 1000 एंड प्लस x गुणे 10। दहाई है तो x को 10 से हम गुणा कर देंगे। मान लेते हैं डैश जहाँ दिया वहाँ पे दहाई का अंक जो है वो x है, ठीक है। तो x गुणे 10 हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 प्लस 28,000 एंड प्लस 10x, ठीक है। अब यह 28,028 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 28,028, इसको इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 30,028 माइनस 28,028, ठीक है, बराबर के हो जाएगा 10x। तो यहाँ देखते हैं 30,028 में से 28,028 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2,000 बराबर 10x, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा आपका फाइनल 200, ठीक है। यहाँ 200 2000/10 हो जाएगा तो एक शून्य नीचे से ऊपर से कट जाएगा, 0 फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 200 और यही आपका आंसर हो जाएगा। दहाई के बगल में 200 लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल कितना है, ठीक है। अब इसमें जो भाग किया गया, पहली वाली संख्या से जो भाग दिया गया उसमें जो शेषफल बचा और दूसरी वाली संख्या को जब भाग दिया गया तो उसमें जो शेषफल बचा, उन दोनों को भागफल के निकालने पर कितना भागफल आएगा ये बताना है। तो पहले भाग करके शेषफल निकालते हैं दोनों का, तो करते हैं भाग। और क्या 108 80 808 को 108 से भाग करेंगे तो ये जाएगा फाइनल 7 बार, यहाँ पे हो जाएगा 756, ठीक है। कैंसिल होगा 520, 0 वहाँ से उतर जाएगा। अब इसमें फिर जाएगा ये 4 बार, तो इसमें हो जाएगा 432, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8 8, फिर 8 है एक उतर जाएगा, फिर आपका जाएगा ये 8 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 64, फाइनल आपका आ जाएगा 4 2 यानी कि 24। तो 24 जो आया ये इसका पहले वाले का शेषफल आ गया, ये 24 ये शेषफल है। अब इसको ऐसे रखने देते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। 109 से भाग करना है 90,909, ठीक है। तो भाग करते हैं, ये जाएगा 8 बार, 109 है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2 7 8 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 27, फाइनल आपका आ जाएगा 43 9, ठीक है। 4 बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा 436। तो शेषफल यहाँ से आपका आ गया 3, ठीक है। यहाँ शेषफल 24 आया, यहाँ शेषफल 3 आया। अब कह रहा है कि इन दोनों को भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, तो 24 भागे 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8, और यही पूछा गया था, यानी कि 8 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेडागॉजी से संबंधित है। इतने क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल से संबंधित, ठीक है। तो इसमें जो 30 क्वेश्चन आता है सीटेट के पेपर में, उसमें लगभग 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी पेडागॉजी होते हैं। तो इसमें और देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें ध्यान देना आपको कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है जो गणित शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है तो इस पर ध्यान देना है, ये है नहीं है, ठीक है। तो तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये ए पार्ट दिया गया है जो कि ये सही है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में तर्क संगत का बहुत जरूरी है, उससे विचारों को उसको प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, ये सही हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। बी है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना,
तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम गणित का शिक्षण दे रहे हैं तो उसमें जो है इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई कराई जाए। ठीक है, तो ये आंसर आपका जो है बी पार्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है 2005 के एनसीएफ के अनुसार। तो बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही है इसमें। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, ठीक है, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को भी प्रोत्साहित करना। अगर ये आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चा जो है क्लास में उठ के अपनी समस्या को बता नहीं सकेगा, उसका समाधान फिर कैसे होगा, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट सही हो जाएगा। उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी नहीं कराया जाता है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, क्या क्या मदद करते हैं ये बताना है। अब इसमें यह दिया गया है कि गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, ठीक है, गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान और कौशल को प्रोत्साहित करने में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा चारों सही है। ठीक है, क्योंकि खेल और पहेलियों से जो है सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होता है बच्चों में, और उनके विचारों के में संबंध भी स्थापित होता है। ठीक है, और आनंददायक भी होता है, तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखने लगते हैं मैथ में। जो बच्चा भागता है इधर उधर, समस्या का समाधान जो है वो कौशल को प्रोत्साहित होता है, क्योंकि बच्चा इसमें जब क्वेश्चन पूछता है, उसको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है कोई चीज़ सॉल्व करने में, तो पूछता है, तो उसके जो ये कौशल है, स्किल है, इसको भी प्रोत्साहित मिलता है पूछने को, और सब्जेक्ट में इसको फॉलो करता है, लागू करता है। तो आंसर आपका सी पार्ट से हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, अब शिक्षक जो है विद्यार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है, इसमें यह बताना है। तो ऑप्शन है आलेख, ग्राफ, पेपर के प्रयोग से, कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, या फिर जियो बोर्ड के प्रयोग से। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा जियो बोर्ड के प्रयोग से। जियो बोर्ड के प्रयोग से शिक्षक जो है विद्यार्थियों को यह समझाने में सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो आंसर आपका इसमें जो है वो डी पार्ट सही हो जाएगा, जियो बोर्ड के प्रयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्न लिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये बताना है। अब इसमें भी नहीं है ये बताना है, तो नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो गणित पाठ्यक्रम का जो भाग होता है प्रतिचित्रण, वो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये गलत है, बाकी सारे सही है, यानी कि आपका डी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। प्रतिचित्रण जो स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को भी प्रोत्साहित करता है, और प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं। तो ये गलत है, ये भाग नहीं, जबकि ये भाग होता है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण यानी कि मानचित्रण, मानचित्रण माने कि चित्रित, अगर गणित में देखा होगा आपने, त्रिकोण है तो ये एक चित्र है, वृत्त है, चतुर्भुज है, ठीक है, आयत है, वर्ग है, तो ये बिना चित्र के गणित पूरा नहीं हो सकता बताने के लिए। तो इसमें क्या है कि ये लिखा गया है ऑप्शन डी में कि ये भाग नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, और यही आंसर आपका हो जाएगा। प्रतिचित्रण गणित का भाग है, पाठ्यक्रम का भाग है, तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। इसमें भी संबंध नहीं है, पूछा गया है कि आकृतियों के संबंध में प्राथमिक स्तर पर किसका संबंध नहीं होता है। तो इसमें दिया गया चौपड़, प्रतिरूप, कोण, सममित। तो इसमें प्रतिरूप पैटर्न जो है ये इसका होता है संबंध, ये इससे रिलेटेड करता है। सममित भी होता है, कोण तो होता है। देखिए चौपड़ जो है, चौपड़, ये चौपड़ नहीं होता, यही ऑप्शन ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चौपड़ एक प्रकार का खेल है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी सारे के सारे होंगे। चौकोर पैटर्न के अनुरूप आकृतियों का एक क्रम में जिसमें किसी स्थान, रिक्त स्थान या ओवरलैपिंग के निकटता पूर्ण स्थापन होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ अभ्यर्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के सीटेट के पेपर में। तो इसमें अब ऑप्शन दिया गया है, उसको देख लेते कि उन्हें बताएंगे कि यह गलत है, और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने को कहेंगी। ठीक है, आप हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कि कोई भ्रम न हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, या विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट ही सही है। विद्यार्थियों को जो है वो गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो इसमें डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी, तो ये फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 2 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के लिए किस सिद्धांत और किन सिद्धांतों का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? ठीक है, ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं, अमूर्तन सिद्धांत है, या फिर अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत है, या फिर स्थिर क्रम सिद्धांत है, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत है, या फिर एकाकी संगतता का सिद्धांत है। ठीक है, कि जो गणना के लिए कहा गया उसमें विद्यार्थी ने 10 वस्तुओं के स्थान पर अलग अलग बताया कि 2 पेन, 5 रबड़ और 2 शार्पनर है, तो उस हिसाब से कि ये किस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट होगा, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है? दृष्टिबाधित यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते उन्हें दृष्टिबाधित कहा जाता है। तो उनके लिए पूछा गया कि किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? कंप्यूटर, संख्या चार्ट या जियो बोर्ड। दूसरा है ट्रेलर का गिन तारा, भिन्न का किट या संख्या चार्ट। तीसरा संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। या फिर चौथा है कि ट्रेलर का गिन तारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टेलर का गिन तारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए टेलर का गिन तारा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको जियो बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इन तीनों साधनों का इस्तेमाल करके उनको सिखाया जा सकता है गणित। तो आंसर आपका डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, टेलर का गिन तारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। चलिए अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, माप के विषय में विद्यार्थियों को बताने के लिए कौन सा कथन सत्य ये बताना है। तो ऑप्शन ये है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। या फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले क्या प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद किया जाता है। इससे क्या होता है कि त्रुटियों का पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व बढ़ जाता है। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट, प्रमाणिक मापों का उपयोग जो है अप्रमाणिक मापों के बाद किया जाता है। ठीक है, सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो
इसमें आपका ऑप्शन दिया क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, ठीक है। ऑप्शन बी दिया क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्य प्रदर्शन। तो जहाँ पे आपको मौखिक परीक्षा दिखा है ऑप्शन में तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सर्वेक्षण परियोजना जांच मंजूरी, ठीक है। क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, तो इसमें आपका बी और डी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ए बचता तो ए में क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना, और सी में आपका है सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। तो जांच सूची भी है वो मूल्यांकन योजनाओं में उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना, ए पार्ट सही हो जाएगा इसका। क्योंकि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण की आवश्यकता होती है, सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है और परियोजना का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट इस तरीके से इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता, ठीक है। ये बताना है। कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। तो आप ये कैसे बताएंगे शिक्षकों विद्यार्थियों को कि ये दोनों सदैव हरदम जो है सत्य नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑप्शन दिया है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके बताएंगे कि सदैव सत्य नहीं होता, या फिर बी पार्ट है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, सी पार्ट है इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या डी पार्ट है दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। इसमें हम क्या करेंगे, उनको ये बताएंगे कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, को बताएंगे कि यह गलत है। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके यह दिखा देंगे कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये पार्ट सही हो जाएगा, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। अब कौन सा कारण है जो गणित के भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए कारण नहीं बताया जा सकता कि यह कारण नहीं हो सकता। ऑप्शन ए लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, या फिर गणित की संरचना। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा लैंगिक भेद, ठीक है। ये बेसिक है, सभी लोग जानते होंगे। लैंगिक भेद से गणित का कोई लेना देना नहीं है। लैंगिक भेद एक अलग बात है, उससे उसमें टैलेंटेड या दक्षता को नहीं मापा जाता, स्किल को, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये पार्ट सही हो जाएगा लैंगिक भेद। और लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को गणित सीखने का जो है वो अलग, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों लोग गणित सीख सकते हैं। गणित के लिए कोई ये डिफाइंड नहीं है कि नहीं बच्चा कोई बच्ची ही सीखेगी या बच्चा ही सीखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये पार्ट सही हो जाएगा लैंगिक भेद, जो कि कारण नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन जो सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो ग्राफ पेपर का उपयुक्त होता है पढ़ाने में। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट से हो जाएगा ग्राफ पेपर, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है। जियो बोर्ड जो है वो एक गणितीय मैनिपुलेटिव है जिससे परिधि, क्षेत्रफल, त्रिकोण के गुण, अन्य बहुभुज की अवधारणाओं को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जियो बोर्ड से संबंधित अभी दो क्वेश्चन पिछले में मिले हैं और इसके बाद इसमें भी आया, तो इसका मैंने परिभाषा बताया, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन हर पेपर में मिलता है कि कौन सा जो है इसमें विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 55 लीटर, 55 लीटर इंटू 55 मिलीलीटर, ठीक है। और उधर दिया गया है 55.55 लीटर। तो इसको पूरे को इसने लीटर में कन्वर्ट किया है। तो 55 लीटर और 55 मिलीलीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीटर में, ठीक है। तो 55 लीटर तो है ही है, 55 लीटर प्लस 55 मिलीलीटर है, तो क्या होता है, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये 55 लीटर मिलीलीटर को 1000 से भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा लीटर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये फाइनल आ जाएगा 55 प्लस 0.055, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 55.055 लीटर, ठीक है।
जो कि इसमें दिया गया है 55.55 लीटर, तो जो कि यही आंसर आपका सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब लीटर में कन्वर्ट किए तो ये आपका आ गया 55.055 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे बी, सी और डी है, ये सारे के सारे सही है। 10 का 57.1 होता है, ये सही है। ठीक है, 2005 ग्राम का 2.05 किलोग्राम होता है, ये भी सही है। ठीक है, और किसी घन आपका आयतन जो उसकी लंबाई इतनी इतनी है, बराबर है उस घन के आयतन के भुजा के 0.3 सेंटीमीटर 0.3 मीटर। ठीक है, तो सारे के सारे सही, बाकी वही गलत हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना जरूरी है या आवश्यक है। तो इसमें आपका दिया गया ऑप्शन गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, या फिर योग का क्रम विनिमय गुण, या फिर गुणन का क्रम विनिमय गुण, या फिर गुणन योग पर वितरण के रूप में। ठीक है, इसमें आपका आंसर जो है वो डी पार्ट सही है, गुणन योग का वितरण के रूप में इसको लिखा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। इसको आप कैसे इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए 15 × 2 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे गुणन योग के वितरण के नियम से, जिस तरीके से क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, 15 को पहले 10 + 5 लिख देंगे और × 2 कर देंगे, फिर इसको और विस्तार से इसको लिखते हैं तो 10 × 2 हो जाएगा, ये जो 2 है अंदर गुणा होगा ब्रैकेट में, प्लस 5 × 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 + 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको फाइनल जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से जो वितरण गुणा किया जाता है इसको कहा जाता है गुणन योग पर वितरण के नियम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। आयत की लंबाई जो उसकी चौड़ाई का 3 गुना दिया गया, इसकी चौड़ाई जो वर्ग की भुजा का आधा है और इसका परिमाप, जिसका परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है, बताना है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, या फिर आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, या आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, या वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इसमें पहले दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 72 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो 72 दिया, परिमाप बराबर क्या होता है 4 × भुजा, तो 72/4 कर देंगे तो आपका भुजा ज्ञात हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, दिया गया इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है, तो चौड़ाई आयत की चौड़ाई यहाँ से पता हो जाएगी। आयत की चौड़ाई कितनी होगी, वर्ग की भुजा की आधा है। ठीक है, तो भुजा 18, तो 18/2 कर देंगे, यह आपका फाइनल आ जाएगा 9 सेंटीमीटर जो है वो आयत की चौड़ाई आ गई। अब आयत की चौड़ाई अगर पता चलेगी तो वहाँ से लंबाई आयत की पता चलेगी, क्योंकि लंबाई जो चौड़ाई का 3 गुना है, तो 9 × 3 कर देंगे, तो यानी कि 27 सेंटीमीटर जो है वो आयत की लंबाई पता हो गया। अब देखिए आयत का, अब यहाँ से परिमाप ज्ञात कर लेंगे आयत का। तो परिमाप क्या होता है, आयत का सूत्र 2 × लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2, लंबाई का मान है 27 प्लस चौड़ाई का मान है 9। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 36, फाइनल आपका आ जाएगा 72। तो यहाँ से क्या, आयत का परिमाप भी 72 है, वर्ग का परिमाप भी 72 है, तो दोनों का परिमाप जो है वो बराबर है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका जो आयत और वर्ग के दोनों के परिमाप बराबर, ये बी पार्ट में दिया गया है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया गया है। अब इसमें पहले दिया है फलों के प्रति किलोग्राम मूल्य, खरबूजा का प्रति किलोग्राम 18.5 रुपये, चेरी है 72 रुपये, अंगूर है 120 रुपये पर किलो, और सेब 78.4 रुपये पर किलो। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, नीचे दिया गया है कि रेशमा ने 4.5 किलो जो है खरबूजा खरीदा, उसके बाद 1 किलो 200 ग्राम चेरी खरीदा, 250 ग्राम अंगूर खरीदा, और एक 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। ठीक है, उसने दुकानदार को कुल रुपए जो दिए 500 का एक नोट दिया, उसने कितने रुपए वापस मिले उसे, ये बताना है। तो पहले हम निकालते हैं कि कितने रुपए उसने खरीदे टोटल। तो खरबूजा का मूल्य देख लेते हैं। तो खरबूजा 1 किलो खरबूजा का मूल्य 18.5 रुपये, तो खरीदा कितने 4 सही 1/2
किलो खरबूजा खरीदा, तो इसमें से गुणा कर देंगे 4 से ही 1/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 से गुणा करेंगे 18.5 में, तो आपका फाइनल आपका आ जाएगा 83.25। ये आ गया, इतना रुपया खरबूजा के लिए खर्च किया। 72 रुपये किलो जो है वो आपका चेरी है, और चेरी इसने कितना खरीदा, 1 किलो 200 ग्राम। 1 किलो 200 ग्राम हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो 1.2 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपका फाइनल आ जाएगा 86.40 रुपये। ठीक है, इसके बाद अंगूर इसने 120 रुपये पर किलो केजी है, और इसने 250 ग्राम अंगूर खरीदे, तो 250 ग्राम को किलो में बदलेंगे तो 0.250 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 30.15 रुपये खर्च किए अंगूर के लिए उसने। फिर है सेब, तो सेब इसने किसने खरीदा था, 1 सही 3/4 यानी कि 4 एकम 4 और 3 7/4 किलोग्राम सेब खरीदा। ठीक है, तो यहाँ से सेब का मूल्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1.75 किलोग्राम हो जाएगा। इसको दशमलव में चेंज करेंगे और आंसर जो है आपका आ जाएगा कितने रुपए खर्च किए, तो 137 रुपये। इसको गुणा करेंगे तो 137 रुपये 20 पैसे आपका आ जाएगा। ठीक है, इसने इतने टोटल रुपए खर्च किए इन चारों फलों के लिए। इन चारों को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 337 रुपये, 337 टोटल आ जाएगा। ठीक है, 337 रुपये टोटल इसने खर्च किए। अच्छा, इसने दिया कितना था टोटल, दुकानदार को 500 रुपये दिए थे, खर्च कितने किए 337 रुपये, तो इसको घटा देंगे इनमें से, उसको उतने रुपये वापस मिल जाएंगे, यानी कि 163 रुपये इसको वापस मिले होंगे, यानी इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 163, 172, 162 भी दिया, 173 भी दिया, तो आपको सही ढंग से सब कुछ करना, नहीं तो 163 और 162 में कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक्चुअल मान निकालना है इसमें, इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के एक टिकिया का आकार 7 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर दोनों पेटियों में, जिनकी आंतरिक माप जो है वो 56 × 0.4 × 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जाए, कितनी संख्या इसमें आएगा इस हिसाब से। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि प्रत्येक टिकिया का पहले आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करते हैं टिकिया का आयतन कितना होगा पहले, तो टिकिया का आयतन दिया गया उसका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कर देंगे गुणा 4 × 5 × 2.5। ये गुणा करने पर आपका टिकिया का आयतन पता हो जाएगा। अब निकालते हैं पेटी का आयतन कितना होगा, प्रत्येक पेटी का आयतन, तो ये भी मान दिया गया 56 × 0.4 × 0.25। ठीक है, तो ये मीटर में दिया गया, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 56 तो सेंटीमीटर में है, ये 56 को ऐसे रखेंगे, 0.4 मीटर है तो ये आपका हो जाएगा 40 मीटर, 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 0.25 मीटर है तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल आपका 56 × 40 × 25 सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक पेटी में साबुन की संख्या कितनी आएगी, ये निकाल लेते हैं। एक पेटी में साबुन की संख्या कितनी आएगी, तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो मान निकाला 56 × 40 × 25, ठीक है, 56 × 40 × 25, और इसको कर देंगे भाग 7 × 5 और × 2.5। ठीक है, तो ये आपको पता हो जाएगा एक पेटी में साबुन की संख्या। हमें निकालना क्या कि 2 पेटियों में साबुन की संख्या कितनी होगी, तो टोटल जब एक में पता हो गया तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 × 56 × 40 और × 25 बटे 7 × 5 और × 2.5 तो फाइनल करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 से 8 बार जाएगा, 7 से 8 बार जाएगा, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 1280। तो 1280 संख्या हो जाएगी इसकी, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, जो कि 2016 का पेपर था सीटेट का, वो भी मैथ पेडागॉजी, मैथ शिक्षण शास्त्र का केवल था 30 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ पेडागॉजी का था।
तो सॉल्व किया गया, डिस्कशन किया गया। अब मैथ में क्या होता है कि सीटेट में 15 लगभग 15 क्वेश्चन मान के चलिए न्यूमेरिकल आता है, और 15 क्वेश्चन जो देते हैं वो पेडागॉजी से संबंधित रहता है, ठीक है। तो उसमें दोनों को आपको ध्यान देना, तभी नंबर उठ पाएगा, पेडागॉजी में भी और न्यूमेरिकल में भी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, अगले दिन लाएंगे इसका नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जो कि 2015 का जो है पेपर होगा सीटेट का, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। तो चलिए एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।